एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की? जैसा कि मैं आपको BCOE 144 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करा रही थी, मैंने 4 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। लास्ट पार्ट रहता है पार्ट 5। उसके बाद आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद मैं कुछ और सीरीज लाने की सोच रही हूँ एग्जाम से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। वो एक बार एग्जाम से पहले और देख लेना, इतना इनफ होगा और आप आराम से 100 सिक्योर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। एंड चलो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 5 का। व्हाट इज इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग क्या होता है? डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सिंग को डिस्कस करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्सिंग होता क्या है। इंडेक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग एन इंडेक्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन इन अ फाइलिंग सिस्टम। इंडेक्सिंग एक प्रोसेस होती है किस चीज की? ऑफ प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग, प्रिपेयर करने की और मेंटेन करने की इंडेक्स को, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं? लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड होता है, फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इंफॉर्मेशन होती है फाइलिंग सिस्टम की। It serves as a guide for locating document quick whenever the required। ये हमें गाइड करती है डॉक्यूमेंट को ढूंढने में जब हमें डॉक्यूमेंट किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला पार्ट है अल्फाबेटिकल इंडेक्सिंग। अल्फाबेटिकल इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? अंडर दिस सिस्टम record are arranged according to alphabetical order of the name of the person, forms और subject। इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड्स ना अल्फाबेटिकली रिकॉर्ड में अरेंज किए जाते हैं। जैसे ए के बाद पहले फर्स्ट ए में ए के वर्ड्स आते हैं, देन बी के, देन सी के, ऐसे अरेंज किए जाते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर किस चीज़ का? नेम ऑफ पर्सन का या तो लिया जाता है, या फर्म का लिया जाता है, या सब्जेक्ट का, ऐसे कुछ होता है। जैसे इसमें अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए फॉर सबसे पहले आ गया रोना एंड कंपनी आ गया, देन भारत ट्रेडर आ गया, सी फॉर सेंट्रल बैंक आ गया, ऐसे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सब प्रोसेस चल रही है। इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, कोई इसमें मेजर एक्सपेंसेस नहीं होता। सुटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट व्हेन रिकॉर्ड बिकम लार्ज, ये मुश्किल तब हो जाता है जब हमारे पास लार्जर रिकॉर्ड होता है, तो अल्फाबेटिकल मैनर में ये सब अरेंज करना टफ हो जाता है। Another type of indexing is a numerical indexing। Numerical indexing क्या होता है? In this system, number are assigned to a record and the file। रिकॉर्ड और फाइल को नंबर असाइन किया जाता है एक आधा, मतलब कि सभी को अलग अलग नंबर असाइन किए जाते हैं। द इंडेक्स कंटेन द कोरोस्पॉन्डिंग नेम, और नंबर के कोरोस्पॉन्डिंग में उनके नेम लिखे जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग की जैसे है, जैसे कि इसमें दे रखा है 101 नंबर है अमित शर्मा का, 102 नंबर है नेहा अरोड़ा का, 103 नंबर है राजकुमार का, ऐसे नंबरिंग दी जाती है। इसके एडवांटेज क्या है? ग्रेटर सिक्रेसी, ग्रेट मतलब कि सीक्रेट रहता है डाटा मोस्टली। इजी एक्सपेंशन, इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं हम डाटा को, नंबर तो हम कितनी मर्जी सीरीज तक ले जा सकते हैं ना। इसका डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर अ सेपरेट इंडेक्स फॉर द रेफरेंस। रेफरेंस के लिए सेपरेट इंडेक्स चाहिए होता है हमें, मतलब कि नंबर भी हमें ध्यान रखने पड़ते हैं नेम के साथ साथ, और सेपरेट इंडेक्सेशन भी चाहिए होता है इसके लिए। अनदर टाइप ऑफ इंडेक्सेशन इज अ जियोग्राफिकल इंडेक्सेशन। जियोग्राफिकल इंडेक्सेशन क्या होता है? रिकॉर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया। रिकॉर्ड्स अरेंज किए जाते हैं जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, सच एज अ कंट्री के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ऐसे अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं। इसका यूज क्या है? सेल ऑफिस, सेल ऑफिस में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज में यूज होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज होता है। अनदर टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज अ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, जिसमें फाइल्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट और टॉपिक्स।
फाइल्स अरेंज की जाती है उनके सब्जेक्ट और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जांपल हो गया, अकाउंट की फाइल होगी, पर्सनल फाइल होगी, मार्केटिंग फाइल होगी, प्रोडक्शन फाइल होगी। इसके एडवांटेजेस क्या है? इजी रिट्राइवल ऑफ द सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन हम इजिली रिकॉर्ड कर पाते हैं। यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए यूजफुल होती है। अनदर टाइप ऑफ इंडेक्सेशन इज अ क्रोनोलॉजिकल इंडेक्सिंग। क्रोनोलॉजिकल इंडेक्सिंग में क्या होता है? रिकॉर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डेट्स, डेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, मंथ्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, ईयर्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। जैसे एग्जांपल हो गए जनवरी 2026, फरवरी 2026, मार्च 2026, ऐसे अरेंज किया जा रहा है। पहले जनवरी का डाटा, देन 5 का, फिर मार्च का। इसके यूज क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डेंस फाइल्स बना लेते हैं हम, लीगल रिकॉर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अनदर टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज अ डेसिमल इंडेक्सिंग। दिस सिस्टम यूज द नंबर्स यूज करता है, डिवाइडेड इनटू डेसिमल ग्रुप्स, उन्हें डेसिमल ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है फॉर द क्लासिफाइंग रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे एग्जांपल है कि 100 नंबर है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चों के लिए है, फाइनेंस के लिए 200 नंबर से सीरीज स्टार्ट है, 300 पर्सनल की सीरीज स्टार्ट है, पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह की। ऐसे डेसिमल इंडेक्सिंग किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? सूटेबल होता है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पूरे 100 वाली सीरीज में डालेंगे, फाइनेंस एक्सपेंसेस पूरे 200 वाली सीरीज में डालेंगे, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इजिली क्लासीफाई कर सकती है उसके एक्सपेंसेस वगैरह को। अलो डिटेल क्लासिफिकेशन, जिसकी वजह से हम डिटेल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं सभी चीजों का। अनदर टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज अल्फा न्यूमेरिक इंडेक्सिंग। अल्फा न्यूमेरिक इंडेक्सिंग का मतलब है कि जिसमें अल्फाबेटिक नंबर भी आता है, अल्फाबेट भी आता है और नंबर भी आता है। दिस सिस्टम कंबाइन बोथ द लेटर एंड नंबर, दोनों को कंबाइन करता है। एग्जांपल हो गया A101, B205, C310, इस टाइप की होती है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होता है ये। सुटेबल फॉर द लार्ज फाइलिंग सिस्टम के लिए सुटेबल होता है। तो हमने 7 टाइप की इंडेक्सिंग पढ़ ली है। कौन सी पढ़ी है इंडेक्सिंग? एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। अल्फाबेटिकल इंडेक्सिंग, न्यूमेरिकल इंडेक्सिंग, जियोग्राफिकल इंडेक्सिंग, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, वेट अ मिनट, हाँ, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, क्रोनोलॉजिकल इंडेक्सिंग, डेसिमल इंडेक्सिंग, अल्फा न्यूमेरिक इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग के टाइप हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन करो, क्या होता है ये, एंड इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म होता क्या है। डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और ऑनलाइन सर्विस दैट अलो यूजर टू क्रिएट, मैनेज, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट डिजिटल कंटेंट इलेक्ट्रॉनिकली टू वाइड ऑडियंस। डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, एक यूट्यूब भी एक डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है यार। इसमें क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या ऑनलाइन सर्विस है जो अलो करता है यूजर्स को, यूजर्स मतलब मेरे जैसे यूजर्स जो टीचर्स हैं, क्रिएट करने में, क्रिएट करती हूँ, मैनेज करती हूँ, पब्लिश करती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ डिजिटल कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली करती हूँ विद द यूज ऑफ इंटरनेट टू वाइड ऑडियंस। तुम जैसे ऑडियंस को कहाँ पे ऑडियंस बैठी है, सभी को मैं ये डाटा वाइडली सेपरेट करती हूँ। ठीक है, दैट इज अ डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। इसका एग्जांपल है, सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब कह ही दिया। अनदर इज अ वेबसाइट एंड ब्लॉग्स, वेबसाइट एंड ब्लॉग्स भी अनदर एग्जांपल है। एक एग्जांपल हो गया ई बुक, ई जर्नल, ऑनलाइन न्यूज़पेपर हो गया, डिजिटल मैगजीन्स हो गया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ये इसके एग्जांपल है। एडवांटेजेस क्या है डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के? वाइड रीच तक हम बहुत ज्यादा ग्लोबली कहीं भी मतलब कि डाटा हमारा पहुंचा सकते हैं। डिजिटल कंटेंट कैन बी असेस्ड ग्लोबली असेस हो सकता है बाय एनीवन, कोई भी कर सकता है विद एन इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से। कॉस्ट इफेक्टिव, इट एलिमिनेट द प्रिंटिंग कॉस्ट, एलिमिनेट कर दिया इसने, पेपर कॉस्ट एलिमिनेट कर दिया, स्टोरेज कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को एलिमिनेट कर दिया है। इंस्टेंट पब्लिशिंग, कंटेंट कैन बी पब्लिश इमीडिएटली पब्लिश हो जाता है विदाउट लेंथिंग प्रिंटिंग प्रोसेस वगैरह का झंझट ही नहीं है। Easy update. Information can be modified, updated quickly when required. इंफॉर्मेशन तो कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं जब हमें जरूरत होगी। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, रिड्यूस द पेपर कंजप्शन रिड्यूस हो गया, सपोर्ट द सस्टेनेबल प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है। मल्टीमीडिया सपोर्ट, पब्लिशर कैन इंक्लूड द वीडियो भी इंक्लूड कर सकता है, इमेज, ऑडियो, एनिमेशन, हाइपरलिंक, कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है। बेटर एक्सेसिबिलिटी, रीडर कैन एक्सेस द कंटेंट एनी टाइम, एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, किसी के जरिए भी। फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन
यूजर इंस्टेंटली अक्रॉस द डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन में बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन रीच हो जाती है। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, रीडर कैन प्रोवाइड द फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट। इजी स्टोरेज एंड रिट्राइवल, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड डिजिटली एंड रिट्राइव क्विकली, इजिली हम रिट्राइव कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के? डिपेंडेंस ऑन द टेक्नोलॉजी, यूजर नीड इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू एक्सेस द डाटा। मतलब कि डिसएडवांटेज एक तो ये है कि इंटरनेट के बिना हम ये सब चीजें नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, ये डिपेंडेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। अनदर डिसएडवांटेज इज द साइबर सिक्योरिटी रिस्क, साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क होता है, हैकिंग का रिस्क है, प्राइवेसी का रिस्क है, अनऑथराइज एक्सेस का भी रिस्क है, क्योंकि डिजिटल कंटेंट बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, इसे हैकिंग का बहुत ज्यादा डर रहता है। अनदर डिसएडवांटेज इज अ टेक्निकल इशू, टेक्निकल की दिक्कत भी रहती है, सिस्टम फेलियर होने की दिक्कत हो जाती है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी इंटरनेट आउटेज हो जाता है, हम इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिल पाती। Another disadvantage is a digital divide. People without internet access or digitally litigation not benefit the digital publishing. Digital publishing का without internet access वो डाटा को भी नहीं देख पाते। एक तो हम विदाउट इंटरनेट हम डाटा को अपलोड नहीं कर पाते, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डाटा को एक्सेस भी नहीं कर पाते पीपल्स। अनदर डिसएडवांटेज इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑनलाइन कंटेंट है आज के टाइम में, तो रिलायबल इंफॉर्मेशन और को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कॉपीराइट वायोलेशन, कॉपीराइट की दिक्कत आ जाती है, डिजिटल कंटेंट कॉपीड बहुत जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलीगली मतलब कि जो डाटा जिसने बनाया है उसके पास बहुत कम मतलब उसकी रेयरिटी कम रह जाती है। हेल्थी कंसर्न, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से आई स्ट्रेन में आईज में दिक्कत आ जाती है, हेल्थ इशू आ जाते हैं बहुत ज्यादा। नीड फॉर द कंटिन्यूस अपडेट, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, रिक्वायर द कंस्टेंट मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, लगातार हमें अपग्रेड्स और कंटेंट मेंटेनेंस करनी पड़ती है। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म? कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, अब है कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। हाउ डज इट हेल्प इन पब्लिशिंग, ये पब्लिशिंग में कैसे हेल्प करता है? तो कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म होता क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। अ कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या और ऑनलाइन सिस्टम दैट अलाउ द यूजर टू क्रिएट, एडिट, ऑर्गेनाइज, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट द कंटेंट सच एज आर्टिकल, ब्लॉग, ई बुक्स, वीडियोज, इमेज, वेब पेजेस, ये सभी चीजों को पब्लिश करने में, क्रिएट करने में, एडिट करने में, ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट, एक ही सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे कंटेंट कैन बी प्रिपेयर, कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं रीडर्स को और व्यूअर्स को क्विकली और एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउ डज कंटेंट पब्लिशिंग हेल्प इन पब्लिशिंग, कंटेंट पब्लिशिंग हेल्प कैसे करता है पब्लिशिंग में? इजी कंटेंट क्रिएशन, इजी कंटेंट क्रिएशन है। इट प्रोवाइड अ टूल फॉर राइटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग द कंटेंट विदाउट रिक्वायरिंग द एडवांस टेक्निकल स्किल। कंटेंट क्रिएशन प्रोवाइड करता है टूल जिसके जरिए हम राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं कंटेंट विदाउट टेक्निकल स्किल, ज्यादा एडवांस टेक्निकल स्किल्स की हमें जरूरत नहीं है। क्विक पब्लिकेशन, कंटेंट कैन बी पब्लिश इंस्टेंटली, इंस्टेंटली पब्लिश हो जाता है, मेड अवेलेबल टू रीडर वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड के यूजर्स को अवेलेबल हो जाता है रीड करने के लिए। कंटेंट मैनेजमेंट, इट हेल्प ऑर्गेनाइज द आर्टिकल, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकली फॉर इजी एक्सेस एंड अपडेटिंग। ये ऑर्गेनाइज करता है आर्टिकल को, इमेज को, वीडियो को, डॉक्यूमेंट को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करता है और फॉर इजी एक्सेस की लोग इसे इजी एक्सेस कर सके और अपडेट कर सके। वाइड ऑडियंस रीच, पब्लिश कंटेंट कैन बी असेस्ड बाय द यूजर अक्रॉस अ डिफरेंट लोकेशन थ्रू द इंटरनेट। वाइड ऑडियंस रीच है, बहुत सारे लोगों तक, डिफरेंट लोकेशन के लोगों के पास पहुंच सकता है थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, यूजर कैन ऐड द टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो फाइल, ग्राफिक एंड हाइपरलिंक टू कंटेंट मोर अट्रैक्टिव। यूजर्स मतलब कि इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इमेज, वीडियो, ऑडियो फाइल, ग्राफिक, हाइपरलिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं ताकि उनका कंटेंट मोर अट्रैक्टिव लगे। इजी अपडेटिंग एंड एडिटिंग, पब्लिश्ड कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड, करेक्टेड, अपडेटेड व्हेनेवर नेसेसरी। जब हमें जरूरत होगी कि डाटा हमारा हमें लग रहा है कि उसमें मॉडिफाइड करने की जरूरत है, करेक्ट करने की जरूरत है, अपडेट करने की जरूरत है, तो हम उसे कर भी सकते हैं जब हमें जरूरत लगेगी। कोलोब्रेशन, मल्टीपल ऑथर एंड एडिटर कैन वर्क टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। कोलोब्रेशन कर लेते हैं बहुत सारे पीपल, ऑथर और एडिटर इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है उसने अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो
डिजिटल क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट कर लेती है कि आप हमारा प्रोडक्ट सेल करवाएं, हम आपको कमीशन देंगे। उस टाइप का आजकल इंस्टाग्राम पे ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, ये ट्रेंड बन चुका है। कॉस्ट एफिशिएंसी, इट रिड्यूस द एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस रिड्यूस करता है। रिलेटिंग टू प्रिंटिंग, स्टोरेज एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। एनालिटिकल एंड मॉनिटरिंग, मैनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द स्टैटिस्टिक रिगार्डिंग व्यू, रीडर रीडरशिप, एंगेजमेंट, ऑडियंस बिहेवियर भी दिखाता है कि मतलब कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है दिखाता है कि कितने व्यू आए हैं आपके पास, कितने लोगों ने आपके कंटेंट को देखा है, कितने ऑडियंस कैसा बिहेव कर रहे हैं आपके डाटा को देख के। सर्च इंजन विजिबिलिटी, कंटेंट कैन बी ऑप्टिमाइज फॉर द सर्च इंजन, सर्च इंजन के थ्रू हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। हेल्प इन लार्जर ऑडियंस रीच, मतलब कि एक सर्च इंजन एक तरह का एक टूल है जिसकी हेल्प से हम लार्जर ऑडियंस की तरफ के पास पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक्सेस कर सकते हैं लार्जर ऑडियंस को। लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं कि कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म इज अ डिजिटल सिस्टम है दैट अनेबल द यूजर टू क्रिएट, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द कंटेंट इफेक्टिवली, जो हेल्प करता है यूजर्स को क्रिएट करने में, मैनेज करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में कंटेंट एफिशिएंटली। इट हेल्प इन पब्लिशिंग सिग्निफाइंग simplifying content creation, facilitate instant publication and improving accessibility, reducing the cost, ये help करता है simplify content creation को simplify करने में, instant publication में, improve the accessibility की improvement में और reducing the cost कम करने में। Therefore content publishing platform have become essential tool for the communication, education and the business and the information sharing in the modern world। तो आज के टाइम में कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा एसेंशियल टूल, इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। किस लिए? कम्युनिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, आज के वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के डिफरेंट टाइप कौन से हैं? डिफरेंशिएट करो बिटवीन इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बीच में डिफरेंशिएट करो, क्या इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑनलाइन बैंकिंग होता क्या है। ऑनलाइन बैंकिंग रेफर टू अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चैनल सच एज अ इंटरनेट, मोबाइल फोन, एटीएम एंड अदर डिजिटल डिवाइस। ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब है कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना इलेक्ट्रॉनिकली चैनल के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिकल चैनल कौन से? इंटरनेट, मोबाइल फोन, एटीएम, अदर डिजिटल सर्विस। इट अलो द कस्टमर टू परफॉर्म द बैंकिंग ट्रांजेक्शन विदाउट विजिटिंग अ बैंक ब्रांच, मेकिंग बैंकिंग फास्टर, मोर कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल। ये अलो करती है कस्टमर को कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने में बिना बैंक ब्रांच जाए बैंकिंग सिस्टम फास्टर करने में, एक मोर कन्वीनियंट, इजीली हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट कर सकते हैं ना, जो कि मतलब कि बहुत ज्यादा गुड है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के अलग अलग टाइप कौन से हैं? इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग सर्विस है असेस्ड टू द बैंक वेबसाइट के थ्रू असेस कर सकते हैं हमें, यूजिंग अ कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज करके, कनेक्टेड टू अ इंटरनेट से कनेक्ट करके। मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, इंस्टॉल करके स्मार्टफोन और टैबलेट में इंस्टॉल करके हम पेमेंट एंड रिसिप्ट कर सकते हैं। एटीएम बैंकिंग, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कंडक्टेड थ्रू द ऑटोमेटिक टेलर मशीन के थ्रू भी हम ट्रांजेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं एंड पेमेंट भी कर सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी करवा सकते हैं। Another type of banking is a telephone banking. Telephone banking service provided through the telephone call interactive voice response system. वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है। टेलीफोन बैंकिंग एक टाइप है जिसमें हम कॉल कर सकते हैं बैंक को, अपना बैंक बैलेंस वगैरह जान सकते हैं, लोकेशन जान सकते हैं, हम कौन सी ब्रांच में है, सब चीज़ें इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। एसएमएस बैंकिंग, इंफॉर्मेशन अलर्ट द डिलीवर्ड थ्रू द एसएमएस मैसेज। बैंकिंग इंफॉर्मेशन अलर्ट करते हैं कि हमारे अपने अकाउंट से पैसे कट होते हैं तो पेमेंट मेड फ्रॉम योर अकाउंट, ऐसी इंफॉर्मेशन आती है ना, मैसेजेस आते हैं, तो ये एसएमएस बैंकिंग सिस्टम होता है। यूपीआई बैंकिंग, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर पेमेंट सर्विस यूज बाय द यूनिफाइड इंटर यूपीआई पेमेंट सिस्टम। बहुत सारे एप्स जैसे चल पड़े हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे टाइप, इसके थ्रू हम इजिली पेमेंट फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमएस हो गया, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर। डिजिटल वॉलेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट एंड मनी ट्रांसफर। डिजिटल वॉलेट के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के थ्रू। एग्जाम्पल हो गया इसका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इसके एग्जाम्पल हो गए। डिफरेंस बताना है हमें इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बीच में, तो एक एक करके डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है, वेट अ मिनट, हाँ,
सबसे पहले मीनिंग क्या है इंटरनेट बैंकिंग का मीनिंग है बैंकिंग सर्विस असेस्ड थ्रू अ बैंक वेबसाइट यूजिंग अ कंप्यूटर लैपटॉप। बैंकिंग सर्विस असेस कर सकते हैं बैंक वेबसाइट के जरिए ही लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज करके। इंटरनेट बैंकिंग का तो ये मतलब है। जबकि मोबाइल बैंकिंग का मतलब है बैंकिंग सर्विस असेस कर सकते हैं हम मोबाइल एप्लीकेशन से ऑन अ स्मार्टफोन और टैबलेट। इसमें एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये है कि इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट यूज बैंक वेबसाइट यूज कर बैंक वेबसाइट का यूज करते हैं हम इंटरनेट बैंकिंग में। जबकि मोबाइल बैंकिंग में हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं, बैंक की एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनी होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है। डिवाइस कौन से यूज होते हैं इंटरनेट बैंकिंग में? कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज होते हैं। जबकि मोबाइल बैंकिंग में स्मार्टफोन और टैबलेट्स यूज होते हैं। एसेस मेथड कैसे एसेस करते हैं? थ्रू द वेब ब्राउजर एंड बैंक वेबसाइट के थ्रू एसेस करते हैं इंटरनेट बैंकिंग को। मोबाइल बैंकिंग को थ्रू द डेडिकेटेड मोबाइल बैंकिंग ऐप, एक मोबाइल बैंकिंग ऐप बना होता है हर बैंक का, उससे करते हैं। इंटरनेट रिक्वायरमेंट, दोनों में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट तो इक्वल ही होती है। पोर्टेबिलिटी, लेस पोर्टेबल, यूजेबल एट द फिक्स लोकेशन। इंटरनेट बैंकिंग लेस पोर्टेबल होता है क्योंकि लैपटॉप हम एक ही जगह पे, मतलब कि ऐसे है कि हर जगह नहीं ले जा सकते, तो एक फिक्स लोकेशन पे ही हम यूज कर सकते हैं। जबकि मोबाइल बैंकिंग पोर्टेबल होती है, हम कहीं भी अपना फोन तो हर जगह लेके जाते हैं, तो कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। ईजी ऑफ यूज, सुटेबल फॉर द डिटेल ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट मैनेजमेंट के लिए हेल्प करती है इंटरनेट बैंकिंग। जबकि मोबाइल बैंकिंग मोर कन्वीनियंट फॉर द क्विक ट्रांजेक्शन, जो हमने छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करनी होती है, क्विक ट्रांजेक्शन, उस टाइम मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं। फीचर्स क्या है? कॉम्प्रहेंसिव बैंकिंग सिस्टम एंड द पेमेंट, बैंकिंग सिस्टम कॉम्प्रहेंसिव है और पेमेंट हम इजिली कर सकते हैं। इसमें भी फोकस डे टू डे बैंकिंग एंड द इंटरनेट इंस्टेंट पेमेंट के लिए यूज करते हैं मोबाइल बैंकिंग। सिक्योरिटी, पासवर्ड यूज करते हैं, ओटीपी और ब्राउजर सिक्योरिटी यूज करते हैं, और सेम इसमें है, पासवर्ड यूज करते हैं, ओटीपी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होता है और ऐप सिक्योरिटी भी होता है ऐप्स में। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग में दो सिक्योरिटी ज्यादा है, कौन सी? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और ऐप सिक्योरिटी, और ब्राउजर सिक्योरिटी इसमें नहीं है ऐप वाले में। ठीक है। स्पीड मे टेक लो, सॉरी, आई एम सॉरी, स्पीड क्या है? मे टेक लॉन्गर टाइम ड्यू टू वेबसाइट नेविगेशन में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इंटरनेट बैंकिंग है ना, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, जबकि मोबाइल बैंकिंग फास्टर और मोर यूजर फ्रेंडली है। एग्जाम्पल क्या है? एसेस द बैंकिंग अकाउंट थ्रू द बैंक ऑफिशियल वेबसाइट में जाके हम एसेस करते हैं। जब इसका एग्जाम्पल है यूज ऑफ बैंक मोबाइल ऐप फॉर द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के लिए मोबाइल बैंक का यूज करते हैं। अनदर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो बताना है हमें। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन पेमेंट का क्या डिफाइन करेंगे, देन हम स्टेप को डिफाइन करेंगे। एक एक करके पहले ऑनलाइन पेमेंट को पढ़ते हैं, क्या होता है ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है? ऑनलाइन पेमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इंटरनेट फॉर परचेजिंग गुड्स एंड द सर्विस, पेइंग बिल, ट्रांसफरिंग फंड और कंडक्टिंग अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ऑनलाइन पेमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम मनी ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इंटरनेट के थ्रू, फॉर द परचेजिंग गुड्स एंड द सर्विस, गुड्स एंड सर्विस परचेज करने के लिए, बिल पे करने के लिए, फंड्स ट्रांसफर करने के लिए, या किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करने के लिए। ऑनलाइन पेमेंट आर वाइडली यूज होती है बिकॉज दे आर फास्ट, ये फास्ट होती है, कन्वीनियंट होती है, सिक्योर होती है और 24/7 अवेलेबल होती है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले सिलेक्ट ऑफ गुड एंड सर्विस, हम गुड्स एंड सर्विस सिलेक्ट करते हैं। कस्टमर फर्स्ट सिलेक्ट द गुड एंड सर्विस टू बी परचेज, कौन सा गुड एंड सर्विस उसे परचेज करना है, ऑन अ वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन। वेबसाइट से परचेज करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन से परचेज करेगा। जैसे परचेजिंग अ बुक फ्रॉम अ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, एक बुक परचेज करनी है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से उसने। देन प्रोसीड टू चेकआउट, आफ्टर सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट कस्टमर क्लिक ऑन द चेकआउट पे क्लिक करता है और प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करता है। देन एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल को एंटर करता है। कस्टमर प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कस्टमर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड डिलीवरी डिटेल एक्सेट्रा, ये सब चीजें ऐड करता है उसमें। देन चूज द पेमेंट मेथड चूज करता है कि किस मेथड से वो पेमेंट करेगा, कौन से प्रेफर्ड पेमेंट मेथड है, जैसे डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहता है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, मोबाइल वॉलेट के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू।
तो एंटर द पेमेंट क्रेडेंशियल, फिर पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके, जैसे लेट्स एग्जांपल उसने पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लिया है यूपीआई, देन पेमेंट क्रेडेंशियल चेक करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड मेथड के अकॉर्डिंग। जैसे अगर उसने डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया होता, क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया होता, तो कार्ड नंबर डालना, एक्सपायरी डेट डालना, सीवीवी डालना। अगर यूपीआई मेथड यूज किया तो यूपीआई आईडी डालना। नेट बैंकिंग मेथड यूज किया तो नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह डालना। अगर वॉलेट का यूज किया तो वॉलेट की डिटेल डालनी। अगर क्यूआर कोड पेमेंट किए तो स्कैन करना है सिंपल, फिर डिटेल नहीं डालनी होती। देन ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन बाद में क्या होती है, ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन आती है, पिन डालना होता है या ओटीपी आती है, पासवर्ड देना होता है या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करना, बायोमेट्रिक या तो फिंगरप्रिंट लगता है या फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है, जैसे भी होता है वो ऑथेंटिकेशन होता है। देन पेमेंट प्रोसेसिंग होती है, पेमेंट गेटवे सिक्योरली ट्रांसफर द पेमेंट रिक्वेस्टेड टू द बैंक फॉर द ऑथराइजेशन पेमेंट, फिर ऑथेंटिकेशन होती है। देन पेमेंट कंफर्म होती है, आफ्टर सक्सेसफुल ऑथराइजेशन पेमेंट इज कंप्लीटेड एंड कंफर्मिंग मैसेज इज डिस्प्लेड। लास्ट में कंफर्मिंग मैसेज आ जाता है कि आपकी पेमेंट डन सक्सेसफुली, ऐसा कुछ मैसेज आता है। देन रिसिप्ट जनरेशन, एक रिसिप्ट आती है फॉर द ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, जिसमें ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर होता है, एंड सेंड थ्रू द एसएमएस और ईमेल और एसएमएस भी आती है, जिसमें ईमेल और एसएमएस में भी वही सेम चीजें आती हैं हमारे पास। देन ऑर्डर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, फिर ऑर्डर की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, पेमेंट रिसीव होगी, प्रोसेस द ऑर्डर एंड द सर्विस रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। फ्लो चार्ट एक फटाफट हम और देख लेते हैं, क्विक रिव्यू ले लेते हैं फ्लो चार्ट का। सिलेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस सिलेक्ट की, प्रोसीड टू चेकआउट, देन कस्टमर की डिटेल डाली उसने, पेमेंट मेथड चूज किया, इंफॉर्मेशन डाली उसकी, पिन और ओटीपी डाला, पेमेंट की प्रोसेसिंग हुई, पेमेंट कंफर्म हुआ, रिसिप्ट आ गई एंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अनदर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ईमेल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ईमेल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करो, विच में बी यूज फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मेल, जो कि यूज होती है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मेल के लिए। तो ईमेल मैनेजमेंट रेफर टू अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ईमेल मैनेजमेंट का मतलब है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस of organizing, storing, prioritizing, responding to, and maintaining the electronic mail to ensure the efficient communication and the easy retrieval of information। ईमेल मैनेजमेंट का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं ईमेल्स का, एंड मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, एंड ताकि हम एफिशिएंट कम्युनिकेशन कर सकें और इजीली इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सके, स्टोर कर सके हमारी तरफ। ईमेल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले क्रिएट द फोल्डर एंड लेबल, फोल्डर और लेबल हम क्रिएट करते हैं। ईमेल शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू अ फोल्डर और कैटेगराइज सच एज अ, अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, जैसे एक होता है इनबॉक्स, एक क्लाइंट्स का अलग से हम फोल्डर बना लेते हैं, प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लिया, अकाउंट का फोल्डर बना लेते हैं, पर्सनल का फोल्डर बना लेते हैं। दिस हेल्प इन क्विक रिट्राइवल, हम क्विकली हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जो उसी इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है। देन अनदर ईमेल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है प्रायोरिटाइज द इंपॉर्टेंट ईमेल्स, इंपॉर्टेंट मेल को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, हम स्टार मार्क कर देते हैं, इंपॉर्टेंट अर्जेंट वगैरह आइडेंटिफाई अटेंडेंट ईमेल्स ऐसा कुछ कर लेते हैं, जो कि हमें मार्क कर लेते हैं हायर प्रायोरिटी की, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। यूज फिल्टर एंड रूल, यूज फिल्टर एंड रूल का भी ऑप्शन मिलता है ईमेल्स में, ऑटोमेटिक फिल्टर लगा सकते हैं इनकमिंग ईमेल्स पे इनटू द फोल्डर बेस्ड ऑन द सेंडर के बेस पे, सब्जेक्ट के बेस पे, कीवर्ड के बेस पे हम ईमेल पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। मेंटेन क्लीन बुक्स, अननेसेसरी ईमेल शुड बी डिलीटेड एंड आर्चीव्ड रेगुलरली फॉर द अवॉइड कल्चर, जो अननेसेसरी ईमेल्स होती हैं उन्हें हम डिलीट्स कर देते हैं, आर्चीव में डाल देते हैं अगर हमें उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास मतलब कि ऐसी ईमेल्स आती है सब्सक्रिप्शन वगैरह से रिलेटेड ईमेल्स आती है, प्रमोशन की मेल्स आती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होती तो उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। रिस्पॉन्ड प्रमोटली रिस्पॉन्ड कर देते हैं। रिप्लाइड एक्नोलेज में ईमेल शुड बी एक्नोलेज्ड एंड रिप्लाइड विद इन अ रीजनेबल टाइम में रिप्लाई करना चाहिए। मेंटेन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यूज क्लियर सब्जेक्ट, मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन हेल्प द रिसीवर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ईमेल, मतलब कि मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन डालेंगे तो उससे मतलब कि जो रीडर होगा वो इजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ईमेल का सब्जेक्ट के बेस पे कि अंदर क्या डिटेल हमसे मांगी गई है। जैसे एग्जांपल है मीटिंग शेड्यूल फॉर द जुलाई 26 इज बेटर देन इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट डालोगे तो मतलब कि इसे मतलब कि ऐसे है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसी यूजर को पता नहीं चलेगा किससे रिलेटेड मेल है। अगर मीटिंग शेड्यूल लिखा है तो वो समझ आएगा कि मीटिंग से रिलेटेड मेल है, तो ये मीटिंग मुझे अटेंड करनी है या नहीं करनी वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। अचीव आर्चिव ओल्ड ईमेल, जो ओल्ड ईमेल्स है उन्हें मतलब कि फ्यूचर रेफरेंस अगर नहीं चाहिए तो उसे आर्चिव कर देना है, कीपिंग इन बॉक्स में रखने की बजाय। अवॉइड द स्पैम ऑन जंक मेल्स एंड स्पैम फिल्टर
शुड बी एक्टिवेटेड टू प्रिवेंट द अनवांटेड ईमेल्स फॉर एंटरिंग द इनबॉक्स। अगर मतलब कि कोई अनवांटेड ईमेल्स वगैरह है उसे स्पैम फोल्डर को एक्टिवेट कर देना है, जिसकी वजह से जो अनवांटेड मेल है जो हमें जरूरत नहीं है वो स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिकली चली जाती है। यूज प्रोफेशनल ईमेल एटिकेट, प्रोफेशनल ईमेल एटिकेट्स फॉलो करने हैं कि बी कंसाइज एंड पोलाइट रहना है ईमेल करते हुए। यूज प्रॉपर ग्रीटिंग एंड द क्लोजिंग, स्टार्टिंग में ग्रीटिंग मतलब कि हेलो डियर, डियर सर या इस टाइप की ग्रीटिंग यूज करनी है। लास्ट में क्लोजिंग में भी थैंक्स एंड रिगार्ड्स, योर ओबीडेंट एंड इस टाइप की ईमेल्स में डालना है। चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग बिफोर सेंडिंग, भेजने से पहले ग्रामर एंड स्पेलिंग भी चेक कर लेनी है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए ईमेल सेंड करते हुए। रेगुलर बैकअप ऑफ द ईमेल, ईमेल्स का रेगुलर बैकअप रखना है। जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उन्हें रेगुलरली बैकअप करता रहना चाहिए ताकि हमारी ड्यू टू टेक्निकल फेलियर की वजह से ईमेल्स ना चली जाएं। मैनेज अटैचमेंट एफिशिएंटली, एफिशिएंटली मतलब कि अगर कोई लार्ज अटैचमेंट है उसे प्रॉपर्ली स्टोर कर देना। डाउनलोड ओनली मैंने स्टोर करके रखना है और डाउनलोड तभी करना है जब जरूरत हो, ताकि ताकि हमारा जो लैपटॉप का एसेस होता है, स्टोरेज होता है वो कम होता है, ताकि हम मोस्टली डाटा ना स्टोर करें, जितनी जरूरत है उतना ही डाटा डाउनलोड करें। शेड्यूल टाइम फॉर चेकिंग ईमेल, इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईमेल कॉन्स्टेंटली, रेगुलर ईमेल चेक करने की बजाय हम एक स्पेसिफिक टाइम रख लेते हैं कि इस टाइम हमें ईमेल चेक करनी है, ये एलोकेट कर देते हैं टाइम, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। एंश्योर द सिक्योरिटी, ईमेल के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है ताकि सुस्पिशियस लिंक वगैरह पे अटैचमेंट को क्लिक नहीं करना। अनसब्सक्राइब फ्रॉम द अनवांटेड लिस्ट, अनवांटेड मेल्स वगैरह हैं उन्हें अनसब्सक्राइब कर दें। जैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है, किसी चीज का बेमतलब हमसे क्लिक हो जाता है तो उसे हमें अनसब्सक्राइब कर देना है अननेसेसरी ईमेल्स को। इम्प्रूव द ईमेल इनबॉक्स को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट डू यू मीन बाय टर्म सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से आपका क्या मतलब है। एक्सप्लेन द वेरियस रोल ऑफ सेक्रेटरी इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी के क्या क्या रोल हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है सेक्रेटरी का क्या मतलब है, फिर उसके रोल्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्रेटरी होता क्या है। सेक्रेटरी क्या होता है या सेक्रेटरी कौन होता है। अ सेक्रेटरी इज अ पर्सन entrusted with the responsibility of handling correspondence, maintaining record, organizing meeting, preparing report, assisting executive in administrative report। सेक्रेटरी एक पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है correspondence को हैंडल करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए और असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव वर्क्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव सभी वर्क्स को। वेरियस रोल ऑफ सेक्रेटरी इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी के क्या क्या रोल हैं। सबसे पहला रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। Secretary assists management in organizing the office activity, maintaining record, ensuring smooth functioning of the office operation। Secretary assist करता है management को किस चीज से related, organize करने के लिए office activity को, records maintain करने के लिए, smooth operation के लिए, ताकि office के operation smoothly चलते रहें। Sorry। Another role is a communication role. Secretary serve करता है as a communication link between the management, employee, customer, supplier and the government agency। Communication role प्ले करता है सेक्रेटरी, कम्युनिकेशन एज अ लिंक, एज अ मीडिएटर काम करता है किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, कस्टमर के बीच में, सप्लायर के बीच में एंड गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में। इसके फंक्शन क्या है, हैंडलिंग द कोरोस्पोंडेंस को हैंडल करता है, रिसीविंग एंड सेंडिंग द ईमेल्स को रिसीव करता है और सेंड करता है, आंसर द टेलीफोन कॉल्स वगैरह को आंसर करता है, कन्वेइंग द इंस्ट्रक्शन को कन्वे करता है, एक इंस्ट्रक्शन सभी लोगों को ट्रांसलेट करता है, सभी लोगों को कम्युनिकेट करता है। कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन स्मूथली फ्लो हो। मीटिंग ऑर्गेनाइज, सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द नोटिस एंड एजेंडा। सेक्रेटरी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नोटिस और एजेंडा को प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अरेंजिंग द मीटिंग वेन्यू को अरेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिकॉर्डिंग द मिनट्स को रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉलोइंग अप द डिसीजन, और लास्ट में डिसीजन का फॉलो अप लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है।
Another role is a record keeper. Secretary maintain the important office records, file, document, register and the confidential information. Secretary maintain करता है records, important records को, files को, documents को, register को और confidential informations को. Advisor to the management. Secretary provide the valuable information provide करता है, suggestions provide करता है किसे management को, किससे related office procedure से related, administrative matter से related. Public relation officer. Secretary help maintain the good relation with the सेक्रेटरी हेल्प करता है गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने में किसके साथ, कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ एंड द पब्लिक के साथ. कस्टोडियन ऑफ द डॉक्यूमेंट. इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट्स एंड ऑफिस रिकॉर्ड्स आर कीप्ड सेफली अंडर द सेक्रेटरी सुपरविजन. सेक्रेटरी सुपर मतलब कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्ड सभी को सेफली रिकॉर्ड रखने के लिए, सेफली कीप्ड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. कस्टोडियन होता है एक तरफ से सिक्योरिटी गार्ड होता है किसका, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का. ऑफिस सुपरवाइजर. सेक्रेटरी सुपरवाइज द क्लरिकल स्टाफ को सुपरवाइज करता है, इंश्योर करता है कि ऑफिस प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. इंफॉर्मेशन मैनेजर. सेक्रेटरी कोलेक्ट प्रोसेसेस, स्टोर एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को रिक्वायर होती है फॉर द डिसीजन मेकिंग के लिए. ह्यूमन रिलेशनशिप रोल. सेक्रेटरी मेंटेन कोऑर्डिनल रिलेशनशिप. अच्छा रिलेशनशिप किस मेंटेन करता है किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ, ताकि उनकी जो डे टू डे प्रॉब्लम होती है उसे रिजोल्व कर पाए वो. सॉरी. कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट. सेक्रेटरी हैंडल द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिसीज, पॉलिसी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल मैटर से रिलेटेड एंड द डिसीजन आटमोस्ट एक्यूरेटली. सेक्रेटरी सभी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो पॉलिसीज होती है, पर्सनल मैटर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, उसे कॉन्फिडेंशियल रखता है, सीक्रेट रखता है अपने पास. Another question is describe the nature of duties of a secretary. Secretary की क्या क्या duties, nature क्या होता है duties का of a modern organization में, and bring out the importance of secretarial work. secretarial work की importance को भी मतलब कि बताओ कौन सी होती है. तो सबसे पहले modern organization में सेक्रेटरी ऑक्यूपाई अ की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ऑक्यूपाई करता है. द रोल ऑफ सेक्रेटरी हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम मेनली परफॉर्मिंग अ क्लरिकल टास्क टू प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल, कम्युनिकेशंस एंड कोऑर्डिनेटिंग सपोर्ट. कि उसमें मतलब क्या उसका क्या क्या रोल होता है, परफॉर्म करना क्लरिकल टास्क से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव तक का काम, मैनेजमेंट का काम, कम्युनिकेशन का काम, सभी काम किसके होते हैं, सेक्रेटरी के होते हैं. सेक्रेटरी असिस्ट द एग्जीक्यूटिव इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है बाय इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शन, ताकि स्मूथ फंक्शन हो ऑफिस के ऑपरेशन का. नेचर ऑफ द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं. सबसे पहली ड्यूटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी होती है सिक्योरिटी की. सेक्रेटरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग सेम ड्यूटीज हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ी है. मीटिंग मैनेजमेंट करता है, रिकॉर्ड करता है, इंफॉर्मेशन करता है, पब्लिक रिलेशनशिप बनाता है, सुपरवाइजर है, कॉन्फिडेंशियल है, कोऑर्डिनेशन रखता है, लीगल एंड कंप्लायंस ड्यूटी होती है. जो ड्यूटी अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ी है ना, सेम ड्यूटीज है उसके. ये देखो इसमें भी ड्यूटीज, रोल्स पूछा है, रोल्स एंड ड्यूटीज सेम होती है, तो सेम ड्यूटीज है. इसमें एक और भी चीज पूछी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरियल वर्क इन दी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरियल के क्या क्या इंपॉर्टेंस है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरियल के वर्क्स के. एंश्योर द स्मूथ ऑफिस फंक्शनिंग. स्मूथ ऑफिस फंक्शनिंग के लिए सेक्रेटरियल का वर्क इंपॉर्टेंट है. कोऑर्डिनेट करता है वेरियस ऑफिस एक्टिविटी एंड एंश्योर द अनइंटरप्टेड ऑपरेशन, ताकि अनइंटरप्टेड ऑपरेशन हो. फैसिलिटेट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, फैसिलिटेट किसके बीच में, मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर में, ताकि सेक्रेटरियल वर्क इजिली हो. सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. सेक्रेटरी प्रोवाइड द टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसे, मैनेजमेंट को, फॉर डिसीजन मेकिंग, साउंड डिसीजन मेकिंग के लिए. मेंटेन द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, एंश्योर द इजी रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लीगल कंप्लायंस. सेक्रेटरी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है ताकि हमें जब किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम इजिली रिट्राइव कर सके और लीगली कंप्लायंस भी कर पाए. इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बाय ऑर्गेनाइजिंग द वर्क सिस्टमेटिकली. कोई भी वर्क सिस्टमेटिकली होगा तो सेक्रेटरी हेल्प करता है इसकी ऑफिस की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए. स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथ करता है. सेक्रेटरी ऑफन सर्व एज अ फर्स्ट
पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द आउटसाइडर। आउटसाइडर के लिए सबसे पहले ध्यान देता है, हेल्प करता है, उन्हें क्रिएट द पॉजिटिव इमेज बनाने में हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। एंश्योर कंप्लायंस सेक्रेटरियल वर्क हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई विद द लीगल स्टैट्यूटरी एंड द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट को भी कंप्लाई करने में हेल्प करता है सेक्रेटरियल का वर्क। सेव द एग्जीक्यूटिव टाइम को भी सेव करने में हेल्प करता है, जैसे बाय हैंडलिंग द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हैंडल कर लेता है। सेक्रेटरी एनेबल द एग्जीक्यूटिव और टू फोकस ऑन द सिस्टमेटिक एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसका मेन फोकस रहता है। मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज अ सेफ गार्ड थ्रू द प्रोफेशनल सेक्रेटरी प्रैक्टिस की तरफ सेफ गार्ड रहती है, उनके पास सेफ रहती है ये इंफॉर्मेशन। एंड प्रमोट द कोऑर्डिनेशन को भी प्रमोट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में। ये हमारे आज के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इतने ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कर लीजिए और मैं ट्राई करूंगी 5-6 क्वेश्चंस और लाने के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज के, जो कि 100% चांस है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही। और 1-2 सीरीज और भी लानी है, जैसे कि शॉर्ट नोट के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन होता है जिसमें शॉर्ट नोट होती है, तो वो कौन से मतलब कि कौन से क्वेश्चन लास्ट टाइम में आए हुए हैं, उनमें से मतलब कि 4 क्वेश्चन इजीली रिपीट हो सकते हैं। और एक डिफरेंशिएट का भी क्वेश्चन आता है, उसकी भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी, मतलब 3 वीडियो और मैं लेके आऊंगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप देखते रहना। और इन वीडियोस के बेस पे आप आराम से इजीली सिक्योर कर पाओगे मार्क्स अच्छे से अच्छे। तो कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको कोई ना कोई मतलब की कमी लग रही है मेरी वीडियो में, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू सो मच।